नमस्कार। हिंदी व्याकरण की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए आज भाषा के सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, अक्षर और वर्ण। सोचिए, ये भाषा के वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे शब्दों की पूरी दुनिया बनती है। हाँ, मैं जानता हूँ। कई लोगों को लगता है कि यार ये वर्णमाला याद करना एग्जाम के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इतने सारे अक्षर, फिर स्वर, व्यंजन, सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? लेकिन फिक्र बिल्कुल नहीं। बस अगले कुछ मिनटों में हम इसे आपके लिए एकदम आसान बनाने वाले हैं। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जड़ को पकड़ना। तो सबसे बड़ा सवाल, अक्षर और वर्ण में आखिर फर्क क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षर की। सिंपल भाषा में ये भाषा का वो सबसे छोटा लिखा हुआ निशान है, जैसे क, अ या म। मतलब वो सिंबल जिसे हम कागज पर लिखते हैं। अच्छा, और फिर है वर्ण। ये जुड़ा है अक्षर की आवाज से, मतलब उसके उच्चारण से। जब हम इन अक्षरों को उनकी आवाज के हिसाब से ग्रुप्स में बांटते हैं तो उस ग्रुप को वर्ण कहते हैं। तो शॉर्ट में याद रखने के लिए अक्षर है लिखावट और वर्ण है आवाज। चलिए अब वर्णमाला के पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, जो है स्वर। पता है, इन्हें हम ध्वनि की आत्मा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूरी और आजाद ध्वनियां हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए। यहाँ हमारे सभी 12 स्वर हैं और साथ में 2 खास वर्ण भी हैं, अंग और अह, जिन्हें हम स्वरों के साथ ही गिनते हैं। जैसे अ से अनार, आ से आम। एक बात नोटिस कीजिए, जब हम इन्हें बोलते हैं तो हवा हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के सीधे बाहर आती है। और दोस्तों, ये ही है इनका सबसे बड़ा सीक्रेट। ये टिप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। स्वर वो आवाजें हैं जिन्हें बोलने में कोई रुकावट नहीं होती, बस एक खुली सीधी आवाज। तो अगर स्वर ध्वनि की आत्मा है, तो फिर व्यंजन क्या हुए? वो हुए ध्वनि का शरीर। ये वो आवाजें हैं जो स्वरों को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देती हैं। अब इस स्लाइड पर एक बहुत ही मजेदार बात है, व्यंजन ऐसे ही रैंडम नहीं है। उन्हें उनके उच्चारण की जगह के हिसाब से ग्रुप्स में बांटा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग वगैरह वगैरह। और ये जो साइंटिफिक तरीका है ना, इससे इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो यहां पर की पॉइंट क्या है? स्वरों के ठीक उल्टा। व्यंजन बोलते समय हमारी मुंह के अंदर हवा कहीं ना कहीं रुकती है, कभी जीभ से, कभी तालू से या होंठों से। आप खुद बोलकर देखिए, क, प। महसूस हुई वो रुकावट? ठीक है, तो अब हमारे पास आत्मा भी है यानी स्वर, और शरीर भी है यानी व्यंजन। पर इन दोनों को एक साथ कैसे लाएं? यहीं पर एंट्री होती है मात्राओं की। ये जोड़ने की एक शानदार कला है। देखिए, हर स्वर का अपना एक खास निशान होता है और उसी निशान को हम मात्रा कहते हैं। ये स्लाइड एकदम साफ साफ दिखा रही है कि कैसे हर स्वर, जैसे आ, ई, की अपनी एक यूनिक मात्रा होती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है, जैसा आप यहां देख सकते हैं। स्टेप 1, कोई भी व्यंजन उठाइए, मान लीजिए क। स्टेप 2, उसमें एक मात्रा जोड़ दीजिए, जैसे आ की मात्रा आ। और स्टेप 3, आपको मिल गई एक पूरी आवाज का। और बस यही वो सिंपल सा फॉर्मूला है जिस पर पूरी हिंदी लिखने का सिस्टम चलता है। एक व्यंजन, उसमें जुड़ी एक मात्रा, और बन गया एक पूरा साफ उच्चारण। बहुत बढ़िया। तो हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को अच्छे से समझ लिया है। अब एग्जाम के लिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। चलिए पूरे स्ट्रक्चर को फटाफट से समराइज करते हैं। ये टेबल सब कुछ एक ही जगह पर ले आती है। मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? 12 मुख्य स्वर प्लस 2 स्पेशल वर्ण जिनका उच्चारण बिना रुकावट के होता है, और 33 व्यंजन जिनके उच्चारण में रुकावट होती है। एग्जाम के लिए ये एक परफेक्ट मेमोरी चार्ट है। और आखिर में ये 2 स्पेशल कैरेक्टर्स। पहला है अनुनासिक यानी बिंदु, जो एक नेजल साउंड, मतलब नाक से निकलने वाली ध्वनि है। और दूसरा है विसर्ग, जो एक हल्की सी ह जैसी आवाज देता है। ये दोनों हमारी भाषा को और भी रिच बनाते हैं। तो इन सब को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना याद रखिए, स्वर मतलब खुला मुंह, व्यंजन मतलब रुकावट, मात्राएं आवाज को बदलती हैं, और स्पेशल वर्ड मतलब नाक या सांस से जुड़ी ध्वनियां। है ना एकदम सिंपल? सोचिए, भाषा के इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों से साहित्य की इतनी बड़ी दुनिया बनी है। अब जब आपको ये सारे बेसिक रूल्स पता चल गए हैं, तो सवाल यह है कि आप अगला कौन सा शब्द बनाना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, सर्वनाम के बारे में।
अगर परीक्षा की तैयारी चल रही है तो ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए मिलकर इसे एकदम पक्का कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में ये बस एक रिप्लेसमेंट है। किसका? संज्ञा का। जब हमें किसी का नाम बार बार नहीं लेना होता तो हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन असल में ये काम कैसे करता है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, यहां राम पढ़ रहा है की जगह हमने कहा वह पढ़ रहा है। अब यहां पर ये जो शब्द है वह, इसने राम की जगह ले ली। क्यों? ताकि बार बार राम राम ना बोलना पड़े। बस यही तो है सर्वनाम का कमाल। ठीक है, तो बेसिक आइडिया तो अब क्लियर हो गया होगा, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। सर्वनाम के कुल 6 मुख्य प्रकार होते हैं, और हां, परीक्षा के लिए ये सभी बहुत जरूरी हैं। तो एक एक करके सबको समझते हैं। ये है हमारा पूरा रोड मैप। देखिए, ये हैं वो 6 प्रकार। अभी बस एक नजर डालिए, फिर हम एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो लिस्ट में सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पुरुष मतलब ये किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के नाम की जगह आता है। मतलब इसका सीधा साधा काम है किसी का नाम हटाकर उसकी जगह ले लेना, चाहे वो राम हो, सीता हो या कोई और। अब आते हैं नंबर 2 पर, संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम एक तरह से रिश्तेदार जैसा है। इसका काम है वाक्यों में संबंध बनाना, चीजों को जोड़ना। जैसे हम कहते हैं जो लड़का खेल रहा है, तो यहां जो शब्द उस लड़के का संबंध वाक्य के अगले हिस्से से जोड़ रहा है। जो, जिसका, ये शब्द कनेक्शन बनाते हैं। अगला है समानवाचक सर्वनाम। इसका काम है किसी खास चीज की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना। जब हम कहते हैं वही लड़का, तो हमारा मतलब होता है दैट सेम बॉय। हम किसी खास लड़के की बात कर रहे हैं, तो वही यहां पर समानवाचक सर्वनाम है। ये वाला तो सबका फेवरेट होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्लियर है, इसका काम है सवाल पूछना। जब भी हम पूछते हैं कौन आया या ये किसका है, तो ये जो कौन और किसका है, यही तो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आते हैं नियतवाचक सर्वनाम पर। नियत का मतलब है फिक्स्ड, डेफिनेट, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जब हम कहते हैं मैं, तुम या हम, तो ये एकदम क्लियर होता है कि किसकी बात हो रही है, कोई डाउट नहीं। यही है नियतवाचक सर्वनाम। और हमारी लिस्ट का आखिरी सर्वनाम है प्रतिवाचक, या जिसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये एक्शन को वापस सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मैंने ये काम खुद किया, यहां खुद शब्द बता रहा है कि काम करने वाला भी मैं हूं। स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब इसी में आते हैं। तो ये थे सर्वनाम के 6 प्रकार। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सिर्फ टाइप जानना काफी नहीं है। सर्वनाम का सही इस्तेमाल लिंग और वचन, यानी जेंडर और नंबर के हिसाब से कैसे करना है, अब ये देखते हैं। देखिए, एक बहुत जरूरी नियम है। सर्वनाम हमेशा उस संज्ञा के जेंडर को फॉलो करेगा जिसकी जगह वो आया है। अगर संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग के हिसाब से लगेगी, और अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के हिसाब से। और जेंडर की तरह ही नंबर भी बहुत मैटर करता है। मतलब सिंगुलर है या प्लूरल। एक लड़का है तो वह स्कूल गया, लेकिन अगर बहुत सारे हैं तो वे स्कूल गए। देखा, वह का वे हो गया। चलिए, नियम तो हमने समझ लिए, अब कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ खास टिप्स देखते हैं। एग्जाम में अक्सर प्रेशर में हम चीजें भूल जाते हैं, है ना? तो इन 6 प्रकारों को याद रखने का ये एक बहुत आसान तरीका है। बस इस ऑर्डर को याद कर लीजिए: पुरुष, संबंध, समान, प्रश्न, नियत और प्रति। 2-3 बार दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। और ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। एग्जाम से ठीक पहले लास्ट मिनट रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसमें सब कुछ एक जगह पर है। तो अब सवाल ये नहीं है कि सर्वनाम क्या होता है, अब सवाल ये है कि किसी भी वाक्य में इसे कितनी जल्दी पहचाना जा सकता है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और इस टॉपिक में पूरे नंबर पक्के। तो लगे रहिए। हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक यानी संज्ञा को समझने वाले हैं। और ये कोई बोरिंग क्लास नहीं होगी, बल्कि ये एक विजुअल सफर है जो एग्जाम की तैयारी को एकदम आसान बना देगा। तो फिर शुरू किया जाए। चलिए, देखिए, किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ना उसकी जड़ को पकड़ना पड़ता है। तो हम भी शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक, सबसे पहले सवाल से। तो सवाल यह है, आखिर ये संज्ञा है क्या भला?
तो ये रही इसकी सीधी साधी परिभाषा। आसान भाषा में कहें तो संज्ञा हर उस चीज का नाम है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। कोई इंसान हो, कोई जगह, कोई चीज हो या फिर कोई एहसास। बस यही एक नियम इस पूरे टॉपिक की नींव है। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब संज्ञा है। राम या डॉक्टर जैसे लोग, स्कूल जैसी जगहें, किताब जैसी चीजें और यहाँ तक कि खुशी या सुंदरता जैसी भावनाएं भी सब की सब संज्ञा हैं। ये छोटे छोटे आइकॉन इन उदाहरणों को याद रखने में बहुत मदद करेंगे। और हाँ, एग्जाम में अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो बस ये एक बात याद रखनी है, संज्ञा का मतलब है नाम। बस इतना ही। किसी भी चीज का नाम ही संज्ञा है। ये छोटा सा हैक बहुत काम आएगा, लिख लीजिए। तो अब हम ये तो जान गए कि संज्ञा क्या है। अब चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। संज्ञा को मेनली 5 हिस्सों में बांटा गया है और ये क्लासिफिकेशन इस पूरे टॉपिक को बहुत बहुत आसान बना देगा। अच्छा, ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि पूरे टॉपिक का दिल है, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह है। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक, जो किसी खास नाम के लिए होता है, जैसे राम। फिर है जातिवाचक, जो एक पूरी जाति या क्लास को दिखाता है, जैसे कोई भी लड़का। तीसरा है द्रव्यवाचक, मतलब वो चीजें जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं, जैसे पानी। फिर आता है भाववाचक, जो हमारी भावनाओं से जुड़ा है, जैसे प्रेम। और आखिर में समूहवाचक, जो एक पूरे ग्रुप को दिखाता है, जैसे हमारी सेना। तो हमने संज्ञा के प्रकार तो देख लिए, पर क्या संज्ञा हमेशा एक जैसी ही रहती है? जी नहीं। अब हम देखेंगे कि लिंग और वचन के हिसाब से इसमें कैसे बदलाव आते हैं। ये समझना तो काफी सिंपल है। हिंदी में संज्ञा के 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग यानी मेल कैटेगरी जैसे लड़का, और स्त्रीलिंग यानी फीमेल कैटेगरी जैसे लड़की। स्लाइड पर जो एग्जाम्पल हैं वो इस फर्क को एकदम साफ साफ दिखा रहे हैं। लेकिन रुकिए, यहां एक मजेदार ट्विस्ट है। कुछ शब्द जैसे बच्चे या डॉक्टर दोनों लिंगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एग्जाम में अक्सर ऐसे ही शब्दों से सवाल पूछकर फंसाया जाता है, तो इस पर खास ध्यान देना है। लिंग की तरह ही वचन भी 2 तरह के होते हैं। एक वचन जब हम किसी एक इंसान या चीज की बात करें, जैसे लड़का, और बहुवचन जब एक से ज्यादा हों, जैसे लड़के। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ठीक है, तो अब तक हमने संज्ञा को पहचानना और उसके टाइप समझना सीख लिया, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम ये देखते हैं कि ये सेंटेंस में क्या काम करती है। और यहीं पर एंट्री होती है कारक की, और इसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले है कर्ता। कर्ता मतलब काम करने वाला, जो सेंटेंस का हीरो होता है। जैसे राम पढ़ता है, यहां पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, राम। तो राम हो गया कर्ता। अब आता है कर्म। ये वो है जिस पर काम का असर पड़ता है, जैसे सीता ने फूल तोड़ा। यहां सीता के काम का असर किस पर हुआ? फूल पर। तो फूल यहां पर कर्म है। अगला है संप्रदान। यह हमें बताता है कि काम किसके लिए किया गया। जैसे राम ने राधा को किताब दी, यहां काम का फायदा किसे मिला? राधा को। तो राधा यहां संप्रदान कारक है। अब बात करते हैं अपादान कारक की। ये अलगाव मतलब सेपरेशन दिखाता है। जैसे वह घर से आया, यहां वह कहां से अलग हो रहा है? घर से। इसलिए घर यहां अपादान कारक हुआ। और हमारा आखिरी कारक है अधिकरण। ये हमें बताता है कि काम कहां या कब हो रहा है। ये एक्शन का स्टेज है, समझिए। जैसे पुस्तक मेज पर है, एक्शन की लोकेशन क्या है? मेज। तो मेज हो गया अधिकरण कारक। वाह, क्या बात है। हमने संज्ञा के बारे में कितना कुछ सीख लिया। अब टाइम है इन सारी चीजों को एक साथ लाने का, एक ऐसी क्विक समरी के साथ जो एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आएगी। ये स्लाइड तो आपकी फाइनल चीट शीट है। इसमें संज्ञा की डेफिनेशन से लेकर उसके कारक तक सब कुछ एक ही जगह पर है। ये टेबल पूरे टॉपिक का निचोड़ है और रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल है। और अगर प्रकारों को याद रखने में दिक्कत हो तो ये रहा एक मजेदार तरीका। बस ऐसे याद रखिए, कोई खास नाम, एक पूरी क्लास, कोई पदार्थ, एक एहसास और एक ग्रुप। कितना आसान हो गया, है ना? तो ये था संज्ञा का पूरा सार। लेकिन याद रखिए, ज्ञान सिर्फ जानने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से पक्का होता है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए
और हमेशा याद रखिए, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, सफलता पाओ। एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक पर, लिंग यानी जेंडर। अक्सर एग्जाम्स में ये सवाल परेशान करते हैं, है ना? तो चलिए आज इस पूरी उलझन को सुलझाते हैं और लिंग को एकदम आसान बना देते हैं। शुरू करें? अच्छा, क्या ऐसा होता है कि कोई शब्द सामने आए और ये पहचानने में मुश्किल हो जाए कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत लोगों को ये दिक्कत होती है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज की इस पूरी चर्चा का मकसद ही यही है कि इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, मतलब बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये लिंग होता क्या है ग्रामर में, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो लिंग है क्या? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये किसी भी संज्ञा यानी नाउन की वो पहचान है जिससे हमें ये पता चलता है कि वो शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। बस हिंदी में कमाल की बात यह है कि हर नाउन का कोई ना कोई जेंडर होता ही है और यही चीज तय करती है कि हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम। अब ये एक पुरुष का नाम है तो जाहिर है ये शब्द हुआ पुल्लिंग। और वहीं अगर हम कहें सीता तो ये एक स्त्री का नाम है तो ये हो गया स्त्रीलिंग, है ना? एकदम सीधा और सिंपल। ठीक है, तो बेसिक तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स को समझते हैं। देखिए, हिंदी ग्रामर में लिंग को हम मेनली 3 कैटेगरीज में बांटते हैं और अगर इनको अच्छे से समझ लिया ना तो समझिए लिंग पहचानने का राज आपके हाथ लग गया। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 सबसे कॉमन टाइप्स की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है ना? पुल्लिंग मतलब वो शब्द जो पुरुष जाति के बारे में बताएं, जैसे लड़का, और स्त्रीलिंग मतलब वो शब्द जो स्त्री जाति के बारे में बताएं, जैसे कि लड़की। पुल्लिंग को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शब्द हैं लड़का, राम, शिक्षक, ये सब पुरुष जाति को दिखाते हैं। अब जरा इस सेंटेंस को देखिए, राम स्कूल गया। यहां क्रिया यानी वर्ब गया क्यों है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट राम पुल्लिंग है। बस यही कनेक्शन समझना सबसे जरूरी है। अब इसी तरह स्त्रीलिंग को देखते हैं। शब्द हैं लड़की, सीता, शिक्षिका, ये सभी स्त्री जाति के लिए हैं। और अब वाक्य देखिए, सीता स्कूल गईं। देखा, जैसे ही संज्ञा स्त्रीलिंग हुई हमारी क्रिया भी गया से बदलकर गई हो गई। यही तो सारा खेल है। और अब आता है तीसरा और हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी वाला टाइप, उभयलिंग। ये वो शब्द होते हैं जो मेल और फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे बच्चा, मित्र या शिष्य। सोचिए, जब हम कहते हैं बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या हमें पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की? नहीं ना, बस यही उभयलिंग है। तो अब तक हमने थ्योरी तो समझ ली, पर अब बात करते हैं असली चीज की, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। मतलब वो एग्जाम हैक्स जिनकी मदद से आप एग्जाम में फटाफट लिंग पहचान पाएंगे। हाँ, तो एक बहुत काम का शॉर्टकट है, ध्यान से सुनिए। ज्यादातर जो पुल्लिंग शब्द होते हैं ना, वो आ की मात्रा या ध्वनि पर खत्म होते हैं, जैसे लड़का, और स्त्रीलिंग शब्द अक्सर ई की ध्वनि पर खत्म होते हैं, जैसे लड़की। और उभयलिंग में तो जैसा हमने देखा लिंग क्लियर ही नहीं होता, जैसे मित्र। हाँ, ये नियम 100% हर जगह काम नहीं करता, पर शुरुआत करने के लिए ये कमाल की ट्रिक है। ठीक है, थियरी हो गई, टिप्स भी मिल गए। अब सबसे जरूरी काम यानी प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में अच्छे नंबर तो प्रैक्टिस से ही आते हैं। सही कहा ना? तो चलिए अब देखते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। सारी जानकारी एक ही जगह पर। देखिए, एक नज़र में आप तीनों लिंग, उनके उदाहरण और वाक्यों में उनका सही इस्तेमाल देख सकते हैं। पुल्लिंग के लिए लड़का, स्त्रीलिंग के लिए लड़की और उभयलिंग के लिए बच्चा। सब कुछ एकदम साफ साफ। और ये एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टिप है, इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए, सिर्फ लिंग पहचान लेना ही काफी नहीं है। असली मार्क्स इस बात पर मिलते हैं कि आप उस संज्ञा के हिसाब से सही सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ज्यादातर गलतियां और नंबर यही कटते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना है। तो चलिए जाने से पहले एक फटाफट वाला रिकैप हो जाए। जो मेन पॉइंट्स हैं, पुल्लिंग जैसे लड़का जिसकी एंडिंग अक्सर आ से होती है, स्त्रीलिंग जैसे लड़की जिसकी एंडिंग ई से होती है, और उभयलिंग जैसे बच्चा जिसमें लिंग क्लियर नहीं होता।
इन 3 बातों को दिमाग में बिठा लीजिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब असली सवाल ये है, क्या अब किसी नए शब्द को देखकर आत्मविश्वास से उसका लिंक पहचान सकते हैं? अगली बार जब कुछ भी पढ़ें तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं बता सकता हूं कि इस शब्द का जेंडर क्या है? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आज का हमारा मकसद पूरा हो गया। हिंदी व्याकरण में क्या वचन को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो चलिए आज इसे इतनी आसानी से समझते हैं कि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल गलत हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा होता है कि एक वचन और बहुवचन के बीच आकर गाड़ी अटक जाती है? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज इस उलझन को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो यह है हमारा आज का पूरा प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एग्जाम में काम आने वाली टिप्स तक जाएंगे, सब कुछ एक एक करके। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये वचन है क्या? किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? तो देखिए, एकदम आसान भाषा में वचन हमें सिर्फ गिनती के बारे में बताता है। मतलब हम किसी एक चीज की बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा चीजों की, बस इतनी सी बात है। और इसे ऐसे समझिए, अगर कोई चीज अकेली है यानी एक है तो वो है एक वचन, और अगर 2 या 2 से ज्यादा है तो वो बन जाता है बहुवचन। कितना सिंपल है, राइट? चलिए अब थोड़ा और डीप में चलते हैं और सबसे पहले एक वचन को अच्छे से समझते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, यहां पूरी कहानी सिर्फ एक के आसपास घूमेगी। रूल एकदम सीधा सा है। जब भी कोई शब्द किसी एक इंसान, एक चीज या एक जानवर के बारे में बताए तो वो एक वचन है। जैसे कि एक लड़का, एक लड़की या फिर एक किताब। अब जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। वह लड़का खेल रहा है। यहां लड़का शब्द हमें साफ साफ बता रहा है कि खेलने वाला सिर्फ एक ही है, इसीलिए ये एक वचन है। और हां, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि वाक्य की क्रिया, मतलब जो काम हो रहा है वो भी एक वचन के हिसाब से ही लगेगी। जैसे लड़का के साथ रहा है लगा, रहे हैं नहीं। एक वचन अगर समझ आ गया तो समझिए बहुवचन तो मक्खन की तरह समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि जब बात एक से ज्यादा की होती है तो क्या होता है। अब यहां देखिए कितना मजेदार बदलाव हो रहा है। कैसे एक लड़का बन गया लड़के, एक लड़की बन गई लड़कियां और एक किताब हो गई किताबें। बस यही है एक से अनेक का सफर। तो रूल बड़ा क्लियर है, जब भी 2 या 2 से ज्यादा की बात हो तो वो बहुवचन है। वाक्यों में भी देखिए, वे लड़के खेल रहे हैं, यहां क्रिया भी बदल कर रहे हैं हो गई। और एक छोटी सी ट्रिक ये है कि बहुवचन शब्दों के आखिर में अक्सर ए, ई या ओ की मात्राएं मिलेंगी। अच्छा, तो अब हम एक वचन और बहुवचन दोनों को बेसिक लेवल पर समझ चुके हैं। तो चलिए अब उन पक्के नियमों को देखते हैं जो इन्हें सही तरह से पहचानने और इस्तेमाल करने में हमारी हेल्प करेंगे। अगर आप सारे नियम भूल भी जाएं तो बस ये एक बात याद रख लीजिए, गिनती में 1 तो मतलब एक वचन, और गिनती में 2 या उससे ज्यादा तो मतलब बहुवचन। वचन का सारा खेल इसी पर टिका है। और यहां मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए कैसे वचन और लिंग यानी जेंडर दोनों मिलके क्रिया को बदलते हैं। पुल्लिंग में लड़का खेल रहा है से लड़के खेल रहे हैं हो गया, वहीं स्त्रीलिंग में लड़की खेल रही है से लड़कियां खेल रही हैं हो गया। इन रंगों पर भी ध्यान दीजिएगा, नीला एकवचन और हरा बहुवचन को दिखा रहा है। तो चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है। एग्जाम में वचन से जुड़े सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स। ये है वो छोटा सा हैक जो एग्जाम के प्रेशर में भी आपका साथ देगा। बस दिमाग में रखिए, एक मतलब एक वचन और अनेक मतलब बहुवचन। ये आपको कभी गलती करने ही नहीं देगा। बस ये 3 आसान से स्टेप्स फॉलो कीजिए और जवाब कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले गिनती पता कीजिए, फिर जेंडर पहचानिए और आखिर में उसी के हिसाब से सही क्रिया लगा दीजिए। बस काम हो गया। बहुत बढ़िया, हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। तो चलिए एग्जाम से ठीक पहले एक फटाफट रिवीजन के लिए सब कुछ एक साथ देख लेते हैं। ये टेबल एक क्विक रिकैप के लिए परफेक्ट है। एक तरफ एक वचन के उदाहरण हैं और दूसरी तरफ वो बहुवचन में कैसे बदलते हैं और वाक्यों में उनका असर कैसा दिखता है, सब एक जगह पर। आखिर में बस ये 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। पहला, एक चीज मतलब एक वचन। दूसरा, 2 या उससे ज्यादा मतलब बहुवचन। और तीसरा, क्रिया हमेशा वचन और लिंग के साथ मिलकर ही चलेगी। और हमेशा याद रखिए,
सही तरीके से की गई मेहनत का फल जरूर मिलता है। तो बस पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता को हासिल कीजिए। तो अब बताइए, क्या वचन का कोई भी सवाल हल करने के लिए सब तैयार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि अब हर कोई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर सवाल को सॉल्व कर सकता है। हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है क्रिया, मतलब वर्ब। ये एक ऐसा टॉपिक है जो वाक्यों की जान होता है, पर हाँ, कभी कभी थोड़ा मुश्किल लग सकता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, आज हम इसे इतना आसान बना देंगे कि परीक्षा में कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि क्रिया आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे इसके अलग अलग प्रकार, समय के साथ ये कैसे बदलती है और इसके दूसरे रूप क्या हैं। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और परीक्षा के लिए एक जबरदस्त रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल बेसिक की। आखिर ये क्रिया है क्या? देखिए, जैसे किसी भी बिल्डिंग के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए ना, वैसे ही व्याकरण को समझने के लिए क्रिया को समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही आसान शब्दों में, क्रिया वो शब्द है जो किसी काम के होने, किसी की हालत या अवस्था या किसी घटना के बारे में बताता है। मतलब ये है वाक्य का एक्शन वर्ड। इसके बिना तो कोई सेंटेंस पूरा ही नहीं हो सकता, एकदम अधूरा सा लगता है ना? अच्छा, अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। राम खेलता है, इसमें एक्शन क्या है? अरे वाह, बिल्कुल सही, खेलता है। दूसरा देखो, सीता पढ़ रही है। यहाँ पढ़ रही है बता रहा है कि काम अभी चल रहा है। बच्चा सो रहा है में सो रहा है एक हालत है, एक स्टेट। और हम कल गए में गए से पता चलता है कि काम हो चुका है। तो देखा, ये सब क्रियाएं ही तो हैं। और ये रही एक जबरदस्त टिप, इसको हमेशा याद रखना। किसी भी सेंटेंस में क्रिया को ढूंढना है ना, तो बस एक सवाल पूछो, यहाँ क्या हो रहा है या क्या हुआ था। बस जो जवाब मिलेगा वो ही आपकी क्रिया है। कितना आसान है। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्रिया क्या है, तो चलिए अब इसके मेन टाइप्स को समझते हैं। क्रियाओं को ना उनके काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। हम मेनली 4 तरह की क्रियाओं पर फोकस करेंगे। ये चारों ही बहुत जरूरी हैं और सेंटेंस का पूरा मतलब समझने में हमारी मदद करते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं ये क्या है। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। देखिए, पहला है सक्रिय क्रिया या एक्टिव वर्ब। इसमें काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट साफ साफ पता होता है, जैसे राम ने खाना खाया। किसने खाया? राम ने। अब दूसरा है निष्क्रिय क्रिया या पैसिव वर्ब। इसमें काम पर जोर होता है, काम करने वाले पर नहीं। जैसे खाना खाया गया। किसने खाया ये जरूरी नहीं है। फिर आती है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब की मदद करती है, जैसे वह खेल रहा है में रहा है टाइम बता रहा है। और आखिर में अव्ययी क्रिया जो अपने आप में पूरा मतलब देती है। तो फर्क साफ है ना? चलिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, वो है काल यानी टेंस। ये समझना सबसे जरूरी है कि टाइम के हिसाब से क्रिया कैसे बदल जाती है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे समझना और भी आसान हो जाएगा। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस, जो काम हो चुका। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, जो अभी हो रहा है। और भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, जो आगे होगा। एकदम सिंपल। अब यहाँ देखिए, एक ही एक्शन पर टाइम के हिसाब से क्रिया का रूप कैसे बदल रहा है। भूतकाल में हम कहेंगे राम खाया, अभी के लिए राम खेल रहा है, और आने वाले कल के लिए राम कल खाएगा। देखा, वर्ब का फॉर्म बदलते ही हमें पता चल जाता है कि काम कब हुआ। अच्छा, तो हमने क्रिया के टाइप्स और टेंस तो समझ लिए, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी बनावट के हिसाब से भी इसके कुछ अलग रूप होते हैं। चलो अब जरा इसमें और डीप में चलते हैं। तो मेनली 3 फॉर्म्स हैं। पहली है साधारण क्रिया, ये वर्ब का सबसे बेसिक रूप है, जैसे खाना, सोना। दूसरी है संयुक्त क्रिया, जिसमें मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब जुड़कर पूरा मतलब बनाती है, जैसे पढ़ रही है। और तीसरी है पर्यायी क्रिया, मतलब जब एक ही काम के लिए हम अलग अलग शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे जाना की जगह पहुंचना कह देना। तो हमने सारी थ्योरी तो समझ ली, अब टाइम है ये देखने का कि इसे सही सही इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए अब क्रिया को यूज करने के कुछ सबसे जरूरी नियम देखते हैं। ये नियम सबसे जरूरी है, इसको ध्यान से समझिए।
क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर यानी वचन और लिंग के हिसाब से बदलती है। जैसे एक लड़का है तो हम कहेंगे वह लड़का खेल रहा है, पर अगर एक से ज्यादा लड़के हैं तो क्या कहेंगे? वे लड़के खेल रहे हैं। देखा, रहा है का रहे हैं हो गया। ये मैचिंग बहुत जरूरी है। तो एग्जाम के लिए बस ये 3 बातें पक्की कर लेनी है। पहला, हमेशा सेंटेंस का टेंस चेक करो। दूसरा, सब्जेक्ट का नंबर और जेंडर देखो। और तीसरा, सही हेल्पिंग वर्ब जैसे रहा, गया, है, था का इस्तेमाल करो। बस ये 3 नियम याद रख लिए तो गलती नहीं होगी। और अब आते हैं हमारे फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर। ये है आपकी एग्जाम सक्सेस के लिए एक कंप्लीट गाइड, सब कुछ एक ही जगह। ये है आपका एग्जाम हैक। कोई भी सवाल आए, बस ये 2 स्टेप्स फॉलो करने आप। पहला, सेंटेंस में वर्ब को पहचानो। दूसरा, टेंस, जेंडर और नंबर के हिसाब से उसका सही फॉर्म चुन लो। बस इतना कर लिया तो जवाब कभी गलत नहीं होगा। और एग्जाम से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए ये टेबल एक तरह की चीट शीट है। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ही वर्ब अलग अलग सिचुएशन में, मतलब अलग लिंग, वचन और काल में कैसे बदल जाती है। इस पैटर्न को समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा। तो बस यही कहना है, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो और सफलता पाओ। मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल, अगला कौन सा ऐसा मुश्किल टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आसान बना दें? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। संधि को समझने के लिए एक जबरदस्त डिजिटल गाइड बनाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा प्लान, संधि में मास्टर बनने का एक सीधा साधा रोड मैप। हम इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक को एकदम आसान, याद रखने लायक स्टेप्स में तोड़ देंगे। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संधि है क्या चीज, क्यों ये अक्सर थोड़ी मुश्किल लगती है। हाँ, मुझे पता है बहुत से लोगों को ये टॉपिक थोड़ा टेढ़ा लगता है, पर चिंता मत कीजिए, हम इसे मिलके एकदम आसान बनाने वाले हैं। अगर एकदम सीधी सीधी भाषा में कहें तो संधि का मतलब है शब्दों का मेल। बस 2 शब्द खूबसूरती से जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। असली खेल तो ये समझने में है कि ये जुड़ते कैसे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संधि के वो 3 मेन टाइप्स कौन-कौन से हैं जिनके अंदर सारे नियम फिट हो जाते हैं। बस यही वो 3 हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अगर इन तीनों को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कि परीक्षा में संधि का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अब हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले 2 से, यानी स्वर और व्यंजन संधि, एकदम साफ नियमों और उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहले है स्वर संधि। देखिए, नाम से ही साफ है, यहां सारा खेल स्वरों का है। नियम एकदम सीधा है, एक स्वर जब दूसरे स्वर से मिलता है तो एक नया स्वर बन जाता है। अब ये स्लाइड बहुत मजेदार है, ध्यान से देखिए। राम के आखिर में अ की ध्वनि है और ईश की शुरुआत में ई है। ये दोनों स्वर जब मिले तो एक बिल्कुल नई ध्वनि ए बन गई और शब्द बन गया रामेश। देखा, यही है स्वरों का जादू। तो ये एक गोल्डन टिप है, इसे हमेशा याद रखिए। अगर बदलाव सिर्फ और सिर्फ स्वरों के बीच हो रहा है तो वो स्वर संधि ही होगी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, व्यंजन संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहां फोकस व्यंजनों के जुड़ने पर है। ये देखिए कितना शानदार तरीके से दिखाया गया है कि कैसे व्यंजन आपस में जुड़ते हैं। जैसे सूर्य और कुमार मिलकर बना सूर्य कुमार, या फिर गच्छ और ती जुड़कर बन गया गच्छति। अक्सर एक नया जुड़ा हुआ अक्षर यानी संयुक्त व्यंजन बन जाता है। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम हैक है, अगर आपको शब्द में कोई संयुक्त व्यंजन बनता दिखे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो व्यंजन संधि है। ये एक पक्का इशारा होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी टाइप पर, विसर्ग संधि। चलिए देखते हैं कि ये जो खास सिंबल है विसर्ग, ये शब्दों को कैसे बदल देता है। विसर्ग संधि को पहचानना बहुत आसान है। आपको बस पहले शब्द के आखिर में लगे इस सिंबल को देखना है, जो 2 डॉट्स जैसा दिखता है। इसे ही विसर्ग कहते हैं। अब यहां देखिए, जब ये शब्द आपस में जुड़ते हैं तो ये विसर्ग या तो बदल जाता है या फिर कभी-कभी तो पूरी तरह से गायब ही हो जाता है। तो बस सबसे जरूरी बात यही है, इस विसर्ग पर नजर रखें। अगर वो गायब हो रहा है या बदल रहा है तो आप विसर्ग संधि देख रहे हैं।
तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं। ये रहे आपके एग्जाम के लिए सबसे पावरफुल मंत्र। इस एक लाइन को याद कर लीजिए, ये सब कुछ याद रखने का सबसे आसान तरीका है। स्वर में स्वर, व्यंजन में व्यंजन, विसर्ग में विसर्ग, बदलो शब्द के संग। एकदम परफेक्ट। और ये समरी टेबल तो सबसे जरूरी है, इसे जरूर सेव कर लें। तीनों तरह की संधि, उनका फॉर्मूला और एक एक उदाहरण, सब कुछ एक ही जगह पर। पहचान करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, प्रैक्टिस। लगातार प्रैक्टिस ही ज्ञान को मजबूत बनाती है। रोज 5-10 नए शब्दों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। तो इन नियमों, टिप्स और याद रखने के तरीकों के साथ अब आप किसी भी संधि के सवाल को पहचानने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, है ना? समास पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे इतना आसान बना देंगे ना कि एग्जाम में पूरे मार्क्स पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। अरे, ये नाम सुनते ही दिमाग में कंफ्यूजन होने लगता है ना? आप अकेले नहीं हैं, सबके साथ होता है। पर आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले, ये समास आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलके एक नया छोटा सा शब्द बना देते हैं ना, बस उसी को समास कहते हैं। ये एक तरह से भाषा को छोटा और ज्यादा दमदार बनाने का तरीका है। चलिए, अब समास के जो अलग अलग टाइप्स हैं उनको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। तो हमारी पहली 2 मंजिलें हैं द्वंद्व और तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले है द्वंद्व समास। इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है बराबरी। द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़ा या पैर। तो इस समास में दोनों शब्दों की इंपॉर्टेंस, मतलब उनका महत्व, बिल्कुल बराबर होता है। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। अब यहां देखिए कि ये बराबरी काम कैसे करती है। जैसे माता और पिता दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण हैं, तो मिलकर बन गया माता पिता। ठीक वैसे ही दिन और रात से बनता है दिन रात, मतलब दोनों ही हिस्से अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। और ये रहा एक जबरदस्त एग्जाम हैक। अगर आपको 2 शब्दों के बीच में ये छोटा सा डैश या हाइफन दिखे ना, तो समझ लीजिए 99% चांस है कि ये द्वंद्व समास ही है। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, अब आते हैं तत्पुरुष समास पर। ये द्वंद्व से एकदम अलग है। यहां बराबरी की बात नहीं है, यहां एक रिलेशन होता है। इसमें जो पहला शब्द है ना, वो दूसरे शब्द की कोई खासियत बताता है, मतलब एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। उदाहरण देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। यहां पर राज शब्द पुत्र के बारे में एक खास जानकारी दे रहा है। इसी तरह देवालय मतलब देव का घर, और विज्ञान भवन मतलब विज्ञान का भवन। तो तत्पुरुष को पहचानने का सीधा सा नियम है, बस ये चेक करना है कि क्या पहला शब्द दूसरे शब्द की कोई खूबी या खासियत बता रहा है। अगर जवाब हाँ में है तो समझ जाइए ये तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 ऐसी समास देखेंगे जिन्हें पहचानना, सच कहूं तो, और भी आसान है, क्योंकि इनकी पहचान जुड़ी है गुण और संख्या से। ये हैं कर्मधारय और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास में भी पहला शब्द एडजेक्टिव ही होता है, लेकिन यहां ये दूसरे शब्द का गुण, मतलब उसकी क्वालिटी बताता है। ये किसी की क्वालिटी का जिक्र करता है। इन उदाहरणों से ना ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। महाकवि का क्या मतलब हुआ? महान कवि। यहां महाशब्द कवि का गुण बता रहा है। ठीक वैसे ही महात्मा का मतलब है महान आत्मा। तो कर्मधारय का सबसे सिंपल नियम याद रखिए, पहला शब्द दूसरे शब्द को डिस्क्राइब करता है, बस इतना ही। यहीं से पहचानने का सबसे सीधा तरीका है। अब आता है शायद सबसे आसान समास, द्विगु समास। अरे, इसको पहचानना तो बच्चों का खेल है, क्योंकि इसका जो पहला शब्द होता है ना, वो हमेशा एक नंबर, एक संख्या होती है। देखिए ये कितना आसान है। तिरंगा में पहला शब्द क्या है? ती, यानी 3। चौराहा में पहला शब्द है चौ, मतलब 4। और नवरात्रि में नव यानी 9। बस अगर शब्द की शुरुआत में कोई नंबर दिख जाए तो ये पक्का द्विगु समास है। ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई भूल ही नहीं सकता। एग्जाम में जैसे ही किसी सामासिक शब्द में कोई नंबर दिखे, बिना सोचे समझे तुरंत द्विगु समास पर टिक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। हम अपनी इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब बस एक आखिरी टाइप बचा है जिसमें हमें मास्टरी करनी है, और वो है अव्ययी भाव समास। हाँ, मानता हूं इसका नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। इसमें पहला शब्द होता है अव्यय,
अब अव्यय क्या होता है? ये ऐसा शब्द है जिसका रूप कभी नहीं बदलता, चाहे जेंडर, नंबर या टेंस कुछ भी हो। इसके एग्जाम्पल्स देखिए। प्रतिदिन में प्रति एक अव्यय है, यथाशक्ति में यथा एक अव्यय है। इन शब्दों में जो पहला हिस्सा है जो कि अव्यय है, वही पूरे शब्द का मतलब तय करता है। एग्जाम के लिए बस इसका स्ट्रक्चर याद रखिए। पहला शब्द होगा अव्यय और दूसरा शब्द होगा संज्ञा। बस यही कॉम्बिनेशन अव्ययी भाव समास की पहचान है। तो ये रही हमारी अब तक की पूरी मेहनत का निचोड़। ये स्लाइड फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। इसमें हर समास की पहचान और उसका एक सटीक एग्जाम्पल दिया गया है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एग्जाम में किसी भी शब्द को पहचानना कैसे है? बस खुद से ये सवाल फटाफट पूछने हैं। क्या दोनों शब्द बराबर हैं? तो द्वंद्व। क्या पहला शब्द एक नंबर है? तो द्विगु। क्या पहला शब्द कोई गुण बता रहा है? तो कर्मधारय। इस चेकलिस्ट से ना आप सेकंड्स में सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। और अब इस पूरे सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा, हमारा मास्टर मंत्र। बस ये एक लाइन याद कर लीजिए और आप समास कभी नहीं भूलेंगे। इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। तो अब समास के सारे राज आपके सामने खुल चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, सवाल ये है कि आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो अब जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इसमें मास्टरी हासिल कीजिए और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। काल और क्रिया को समझने वाले हैं और हमारा मकसद है इसे इतना आसान बना देना कि एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो कोई परेशानी ना हो। हाँ, मुझे पता है कई लोगों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यकीन मानिए ये सब बस इसके बेसिक्स को समझने का खेल है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इसे आसान बनाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये काल है क्या। बहुत सिंपल है, इसे बस समय का ग्रामर कह सकते हैं। मतलब ये हमें बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हुआ, क्या वो हो चुका है, अभी हो रहा है या फिर आगे होने वाला है। हिंदी में काल के, आप जानते ही हैं, 3 मेन टाइप्स होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक की अपनी एक खास पहचान है। तो चलो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहला है हमारा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो ठीक अभी हो रहे हैं, इसी पल में। जरा इन वाक्यों के आखिर में गौर कीजिए। रहा है, रही है, रहे हैं, यही तो है वो सुराग जो हमें बताते हैं कि ये वर्तमान काल है। और ये रहा एक कमाल का एग्जाम हैक। वर्तमान काल को पहचानने का सबसे आसान तरीका, बस वाक्य के अंत में है, हैं, हूं या फिर रहा, रही, रहे जैसे शब्द ढूंढने हैं। बस काम हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भूतकाल पर, यानी पास्ट टेंस, जो उन कामों के लिए है जो पहले ही खत्म हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिया का रूप बदल गया है, ये दिखाने के लिए कि एक्शन पूरा हो चुका है, जैसे गया, पढ़ी या फिर खेल रहे थे। यहाँ भी पहचानने का एक सुपर सिंपल तरीका है। भूतकाल के लिए बस था, थे, थी जैसे शब्दों को याद रखना है। ये पक्के संकेत हैं कि काम पहले ही हो चुका है। और अब आखिरी भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये उन कामों की तरफ इशारा करता है जो अभी हुए नहीं हैं, आगे होंगे। यहाँ पर जो मेन पहचान है वो है क्रिया के आखिर में लगे शब्द, जो सीधे सीधे भविष्य के बारे में बता रहे हैं, जैसे जाएगा, पढ़ेगी, खेल रहेंगे। देखा आपने, यहाँ भी वही पैटर्न काम करता है। गा, गी, गे जैसे शब्द दिखते ही समझ जाइए कि बात भविष्य की हो रही है। इससे आसान तरीका और क्या होगा? तो हमने समय यानी काल को तो समझ लिया। अब आते हैं क्रिया पर, जो असल में किसी भी वाक्य का इंजन होती है। यही वो एक्शन वर्ड्स हैं जो पूरे सेंटेंस को चलाते हैं। अच्छा, क्रिया के कई प्रकारों में जाने से पहले चलो 2 सबसे जरूरी को समझते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। देखिए, मुख्य क्रिया बताती है कि काम क्या हो रहा है और सहायक क्रिया बताती है कि वो काम कब हो रहा है। कितना सिंपल है ना? और देखिए, ये टेबल हमें क्रिया के और भी कई रूप दिखाती है। जैसे मुख्य क्रिया तो मेन एक्शन है, खाना, सोना, पढ़ना, लेकिन सहायक क्रिया उसकी मदद करती है और समय बताती है, जैसे रहा है या गया था। इसी तरह और भी प्रकार हैं जो वाक्य को एक पूरा मतलब देते हैं। अब वो हिस्सा आता है जहाँ सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। हम देखेंगे कि एक परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए काल और क्रिया
लिंग और वचन के साथ कैसे काम करते हैं। चलिए इस एक वाक्य को लेते हैं और इसके हर हिस्से को अलग अलग करके देखते हैं कि हर शब्द का क्या रोल है। यहाँ देखिए ये वाक्य कैसे बना है। इसमें क्रिया, उसका प्रकार, काल, वचन और लिंग सब कुछ मिलकर इसे पूरा कर रहे हैं। यहाँ भविष्यत काल को हाईलाइट भी किया गया है। जो खेलेंगे शब्द से हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो किसी भी वाक्य को बनाने का तरीका क्या है? हम सब्जेक्ट यानी कर्ता से शुरू करते हैं, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जोड़ते हैं और आखिर में एक ऐसी एंडिंग लगाते हैं जो हमें काल, लिंग और वचन के बारे में सब बता देती है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाने में मदद करेगा। कुछ फटाफट और यादगार टिप्स। ये सबसे जरूरी चीज है, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। ये शब्द किसी भी सवाल में काल पहचानने का सबसे तेज तरीका है। प्रेजेंट के लिए रहा है, पास्ट के लिए था थे और फ्यूचर के लिए गा घी गे। और क्रिया के लिए बस खुद से एक सवाल पूछना है, कौन सा शब्द असली एक्शन बता रहा है और कौन सा शब्द सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, यानी समय बता रहा है। बस इतना ही। इसे आप एक मास्टर फॉर्मूला समझ सकते हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया को सही तरह से समझने और बनाने का ये एक पूरा फॉर्मूला है। तो ये थे काल और क्रिया को समझने के कुछ बहुत ही आसान तरीके। मुझे उम्मीद है कि इन बेसिक्स और टिप्स के साथ अब हिंदी ग्रामर के सवालों का सामना करना पहले से कहीं ज्यादा आसान लगेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हिंदी व्याकरण के दो ऐसे जबरदस्त टूल्स को समझने वाले हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। मतलब कभी सोचा है कि कैसे बस कुछ अक्षर जोड़ देने से किसी भी शब्द को एक पूरी की पूरी नई पहचान मिल जाती है? तो चलिए आज शब्दों के इसी खेल के नियमों को समझते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि कैसे बस एक छोटा सा अक्षर किसी शब्द की पूरी कहानी ही पलट देता है? सोचिए, सफल से असफल तक का सफर है तो बस एक अक्षर का, पर मतलब में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। आज हम इसी जादू के पीछे का लॉजिक समझेंगे। तो ये रहा आज का हमारा पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम शब्दों के राज को जानेंगे, फिर एक एक करके उपसर्ग और प्रत्यय की दुनिया में उतरेंगे, दोनों को आमने सामने रखकर तुलना भी करेंगे, और हाँ, आखिर में वो स्मार्ट एग्जाम टिप्स देखेंगे जो इस टॉपिक में पूरे नंबर पक्के करवा देंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, शब्दों का रहस्य। हम उन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को अनलॉक करने वाले हैं जिनसे हिंदी के शब्द बनते हैं, बदलते हैं और नए नए मतलब निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मिलते हैं उपसर्ग से। इन्हें हम शब्दों का स्टार्टर भी कह सकते हैं। ये वो हिस्से हैं जो किसी भी शब्द के शुरू में लगकर उसे एक बिल्कुल नया मोड़ दे देते हैं। तो आखिर ये उपसर्ग है क्या? देखिए, बहुत आसान है। उपसर्ग वो शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को ही बदल देता है। इसकी जगह फिक्स है, हमेशा शुरुआत में। जैसे किसी नाम के आगे श्री लगाने से सम्मान जुड़ जाता है, ठीक वैसे ही ये शब्द के आगे जुड़कर उसका पूरा मतलब ही बदल देते हैं। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। देखिए, सफल शब्द है ना, कितना पॉजिटिव शब्द है, लेकिन इसके आगे जैसे ही अ जुड़ता है, बूम, मतलब सीधा 180 डिग्री घूम गया और बन गया असफल। कमाल है। या फिर एक और उदाहरण देखिए, कार्य मतलब काम, इसके आगे बस अप लगा दिया और ये बन गया अपकार्य, यानी कोई गलत काम। सोचिए तो जरा कितना पावरफुल है ये छोटा सा बदलाव। और हाँ, इसे याद रखने के लिए ये रहा एक गोल्डन रूल, एक मेमोरी हैक। बस इतना सा याद रखना है, शुरुआत में उपसर्ग। अगर कोई नया हिस्सा शब्द के स्टार्ट में दिख रहा है तो वो 100% उपसर्ग ही है। सिंपल। तो उपसर्ग तो हमें समझ आ गया। अब कहानी के दूसरे हीरो से मिलते हैं, प्रत्यय। अगर उपसर्ग स्टार्टर है तो समझ लीजिए प्रत्यय फिनिशर है। ये वो शब्दांश है जो शब्द के अंत को सजाते हैं, उसे एक नया अंदाज देते हैं। तो ये प्रत्यय क्या चीज है? ये न उपसर्ग का ठीक उल्टा है। प्रत्यय वो शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और अक्सर उसके रूप को या उसके प्रकार को बदल देता है। ये शब्द के आखिर में लगकर उसे एक बिल्कुल नया अवतार दे देता है। उदाहरण देखिए, ये बहुत मजेदार है। प्रेम क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग। पर जैसे ही इसमें ई प्रत्यय जुड़ा, ये प्रेमी बन गया, यानी प्रेम करने वाला इंसान। एक भाववाचक संज्ञा से सीधा व्यक्तिवाचक बन गया।
इसी तरह वीर एक विशेषण है, पर ता लगते ही वो वीरता बन गया, एक गुण। मतलब ये तो शब्द का डीएनए ही बदल देता है। और प्रत्यय के लिए भी एक उतना ही आसान सा मेमोरी हैक है। अंत में तो प्रत्यय। अगर बदलाव शब्द के आखिर में हो रहा है तो बस वो प्रत्यय है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। चलिए, अब आएगा असली मजा। दोनों को एक ही फ्रेम में रखकर देखते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। यकीन मानिए, ये स्लाइड दिमाग में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देगी। और ये रही वो स्लाइड जो सच कहूं तो सारे कंफ्यूजन को एक झटके में खत्म कर देगी। देखिए, लेफ्ट साइड में है उपसर्ग। ये लगता है शब्द की शुरुआत में और बदल देता है उसका अर्थ। और राइट साइड में है प्रत्यय। ये लगता है शब्द के अंत में और बदल देता है उसका रूप या कह लें कि टाइप। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? उपसर्ग मतलब बदलेगा और प्रत्यय रूप बदलेगा। बस शुरुआत बनाम अंत, अर्थ बनाम रूप, यही तो है सारा खेल। अब हम आ गए हैं सबसे काम के हिस्से पर, स्मार्ट एग्जाम टिप्स। ये एक ऐसी टूल किट है जो न सिर्फ कंफ्यूजन दूर करेगी बल्कि एग्जाम में दूसरों से कदम आगे रखने में मदद करेगी। तो एग्जाम में इन्हें पहचाने कैसे? स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। शब्द को बहुत ध्यान से देखिए। अगर नया हिस्सा शुरुआत में जुड़ा है तो वो उपसर्ग है, और अगर नया हिस्सा अंत में जुड़ा है तो वो प्रत्यय है। और मेरी एक सलाह मानिए, रोज 5 से 10 नए शब्द बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ये सारे नियम आदत बन जाएंगे। ये रहा पहला एग्जाम हैक। इसे दिमाग में एकदम लॉक कर लीजिए। अगर शब्द की शुरुआत में कुछ जुड़ने से उसका पूरा मतलब पलट जाए या बदल जाए तो बिना 1 सेकंड सोचे उसे उपसर्ग मान लीजिए। और ये है दूसरा महामंत्र। अगर शब्द के अंत में कुछ जुड़ने से उसका रूप बदल रहा है, मतलब वो एक गुण से व्यक्ति बन रहा है या विशेषण से भाव बन रहा है, तो वो पक्का एक प्रत्यय है। हिंदी ग्रामर में वाच्य को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस टॉपिक को इतना सिंपल कर देंगे कि एग्जाम की तैयारी मक्खन जैसी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि वाच्य है क्या, फिर उसके 3 प्रकारों को देखेंगे, उनकी तुलना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ स्मार्ट एग्जाम टिप्स जानेंगे और आखिर में सब कुछ समेट लेंगे। तो सबसे पहले आखिर ये वाच्य होता क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, वाच्य कुछ नहीं, बस क्रिया यानी वर्ब का वो रूप है जो हमें बताता है कि वाक्य में असली हीरो कौन है। मतलब काम कौन कर रहा है, जिसे हम कर्ता कहते हैं, या फिर काम किस पर हो रहा है, जिसे कर्म कहते हैं। बस यही रिश्ता ये साफ करता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाच्य के ये 3 प्रकार कौन-कौन से हैं। एक एक करके सब कुछ समझेंगे। पहला है कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस। इसमें जैसा नाम से ही साफ है, पूरा फोकस कर्ता पर होता है। मतलब जो काम कर रहा है वही वाक्य का हीरो है। अब यहाँ इन उदाहरणों को देखिए। राम ने किताब पढ़ी। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। छात्र ने होमवर्क किया। होमवर्क किसने किया? छात्र ने। देख रहे हैं, कर्ता एकदम सामने है और एक्शन में है। सिंपल। तो बस ये एक लाइन याद रखनी है, कर्ता प्रमुख मतलब एक्टिव वॉइस। अगर सेंटेंस का हीरो सब्जेक्ट है तो वो कर्तृवाच्य है। एकदम आसान। अब आता है दूसरा प्रकार, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। इसमें कहानी थोड़ी पलट जाती है। यहाँ हमारा फोकस कर्ता से हटकर कर्म पर आ जाता है, यानी उस चीज पर जिस पर काम हो रहा है। इन वाक्यों को देखिए। किताब राम द्वारा पढ़ी गई। यहाँ द्वारा शब्द पर गौर कीजिए। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। यहाँ फोकस राम पर नहीं, किताब पर है। इसी तरह होमवर्क छात्र द्वारा किया गया। यहाँ हीरो होमवर्क है, कर्ता पीछे चला गया। तो इसका भी एक सिंपल सा फंडा है। कर्म प्रमुख तो पैसिव वॉइस, अगर ऑब्जेक्ट हीरो है तो वो कर्मवाच्य है। और अब तीसरा और आखिरी प्रकार है भाववाच्य। इसमें न तो कर्ता हीरो होता है और न ही कर्म। यहाँ तो पूरा फोकस सिर्फ क्रिया के भाव या उसके होने के एहसास पर होता है। जैसे काम होने दिया गया, कौन कर रहा है पता नहीं, बस काम हो रहा है इसका भाव है। या ये कार्य आसानी से किया जाता है, यहाँ भी फोकस किए जाने की क्रिया पर है, कर्ता या कर्म पर नहीं। तो सीधी सी बात है, जब फीलिंग या एक्शन ही हीरो हो तो वो होता है भाववाच्य, कर्ता और कर्म दोनों साइड में।
चलो अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ये देखिए, इस टेबल में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कर्तृवाच्य में राम ने पढ़ी, कर्मवाच्य में किताब द्वारा पढ़ी गई और भाववाच्य में बस काम होने दिया गया। बस एक सवाल पूछना है, हीरो कौन, कर्ता, कर्म या भाव? ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, अब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, बिल्कुल एग्जाम की तरह। आपके सामने एक वाक्य है, छात्र ने होमवर्क किया। इसे कर्मवाच्य में बदलना है। कैसे करेंगे, सोचिए जरा। और सही जवाब है होमवर्क छात्र द्वारा किया गया। देखा, हमने होमवर्क को हीरो बना दिया और द्वारा लगाकर कर्ता को पीछे कर दिया। बहुत बढ़िया। अब बारी है कुछ स्मार्ट एग्जाम टिप्स की, जिससे एग्जाम में आप इन्हें फटाफट पहचान लेंगे। ये रहे आपके एग्जाम हैक्स। पहला, अगर कर्ता प्रमुख है तो कर्तृवाच्य। दूसरा, अगर कर्म प्रमुख है और अक्सर द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य। और तीसरा, अगर सिर्फ क्रिया का भाव है तो भाववाच्य। बस इतना ही। और ये रहा एक जबरदस्त निमोनिक, कर्ता जो करता एक्टिव, कर्म जो प्राप्त करता पैसिव, भाव दिखाए भाववाच्य। इससे याद कर लिया तो सब सेट है। तो चलिए एक बार जल्दी से पूरे प्रोसेस को समराइज कर लेते हैं। ये सिंपल सा 3 स्टेप फ्लोचार्ट हमेशा काम आएगा। पहले वाक्य को पहचानो, फिर वाच्य का प्रकार तय करो और फिर सही तरीके से उसका इस्तेमाल करो, बस। तो अब किसी भी वाक्य का वाच्य पहचानना मुश्किल नहीं लगना चाहिए, है ना? इन तरीकों से आपकी तैयारी अब और भी पक्की हो गई होगी। कारक को लेकर क्या हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है? अगर हाँ, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आज के बाद आपकी ये सारी मुश्किलें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। कर्ता, कर्म, करण, अरे ये सारे नाम सुनकर ही सिर चकरा जाता है ना? अक्सर ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कारक कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आज हम इसे मिलकर बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कारक असल में किसी भी वाक्य में क्रिया यानी एक्शन का बेस होते हैं। ये ही तो बताते हैं कि कोई काम भाई कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और किस पर हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये कारक आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कारक वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का रिश्ता वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ता है। बस एक लाइन याद रख लीजिए, जो शब्द क्रिया से संबंध बताए वही कारक है। सिंपल। चलिए अब सबसे पहले उन 3 जरूरी कारकों से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, कर्ता, कर्म और करण। इनको हम वाक्य के मेन कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो आइए सबसे पहले पता लगाते हैं कि काम करने वाला कौन है। किसी भी वाक्य में कर्ता को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, बस क्रिया से एक सवाल पूछिए, काम किसने किया या क्या हुआ? और बस इसी सवाल का जो जवाब मिले वही है कर्ता कारक। सीधी सी बात है, कर्ता वो है जो काम करता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, राम खाना खा रहा है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? बिल्कुल सही, राम। तो राम ही कर्ता हुआ। और इसे हमेशा याद रखने के लिए ये छोटी सी ट्रिक तो है ही, कर्ता यानी जो काम करता है ना? एकदम आसान। ठीक है, कर्ता तो समझ आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल पर। ये जो काम हो रहा है, इसका असर किस पर पड़ रहा है या किसको प्रभावित कर रहा है? इस सवाल का जवाब है कर्म कारक। कर्म वो होता है जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। जैसे राम ने किताब पढ़ी, यहाँ पढ़ने का असर किस चीज पर हुआ? किताब पर, राइट? तो किताब यहाँ पर कर्म है। इसे याद रखने का तरीका भी बहुत सीधा है। कर्म यानी जिस पर काम होता है। देखा, इसे याद रखना भी कितना आसान है। अब आता है हमारा तीसरा और इस तिकड़ी का आखिरी सवाल, काम किस चीज से या किसके द्वारा किया गया? मतलब उस काम को करने का जरिया क्या था? और इसका जवाब है करण कारक। ये वो साधन या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए, राम ने कलम से पत्र लिखा। यहाँ लिखने का साधन क्या था? कलम। तो कलम से हो गया करण कारक। और इसका भी एक छोटा सा मंत्र है, करण मतलब जिससे काम होता है। वाह, अब तो इन तीनों को याद रखना बच्चों का खेल हो गया है।
चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले दो बड़े ही दिलचस्प कारकों को समझते हैं, संप्रदान और अपादान। ये दोनों देने और अलग होने के भाव से जुड़े हैं। देखिए, संप्रदान का मतलब है किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना, जैसे राम ने सीता को फूल दिया। वहीं अपादान का मतलब है किसी चीज से अलग होना, जैसे उसने पानी से मिट्टी साफ की, यहाँ मिट्टी पानी से अलग हो रही है। अब यहाँ पर एक बात पर खास ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है। करण कारक में भी से आता है और अपादान में भी से आता है, तो फर्क कैसे पहचाने? बहुत आसान। करण का से साधन बताता है, जैसे कलम से लिखा, और अपादान का से अलगाव या सेपरेशन दिखाता है, जैसे यहाँ पानी से मिट्टी अलग हुई। अब हम आते हैं अगले जोड़े पर, संबंध और अधिकरण कारक। ये दोनों हमें वाक्य में रिश्ता और जगह के बारे में बताते हैं। ये तो और भी आसान है। संबंध कारक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये रिश्ता दिखाता है। जैसे यह किताब राम के पिता की है, यहाँ किताब का संबंध किससे है? राम के पिता से। और अधिकरण कारक क्रिया के होने की जगह यानी लोकेशन बताता है, जैसे राम स्कूल में पढ़ता है। सवाल पूछिए, कहाँ पढ़ता है? जवाब मिला, स्कूल में। बस। और अब हम पहुंचे हैं हमारे आखिरी कारक पर। ये सबसे अलग है और सच कहूं तो पहचानने में सबसे आसान भी, संबोधन कारक। संबोधन का सीधा सा मतलब है किसी को पुकारना या एड्रेस करना, जैसे हे राम सुनो मुझे। यहाँ हे राम किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये संबोधन कारक है। इसमें अक्सर आपको एक विस्मयादि बोधक चिन्ह भी मिलेगा, जो इसे पहचानने में और भी मदद करता है। तो दोस्तों, हमने सभी 8 कारकों को अच्छी तरह समझ लिया है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, इसे एग्जाम के लिए पक्का कैसे करें। चलिए अब कुछ जबरदस्त टिप्स देखते हैं। ये है हमारी मास्टर की। ये छोटी सी कविता है ना, ये सभी 8 कारकों को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। इसे एक लय में गाइए और यह हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए एक साथ बोलते हैं। कर्ता कर्ता कर्म पाता, करण से होता संप्रदान देता, अपादान से हटता अधिकरण में होता, संबंध से जुड़ा संबोधन बुलाता। शानदार। और ये रहा आपका 3 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, हमेशा सही सवाल पूछे। किसने किया? से कर्ता मिलेगा। किस पर? से कर्म। स्टेप 2, विजुअल एड्स जैसे ये टेबल वगैरह का इस्तेमाल करें, इससे याद रखना आसान होता है। और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, रोज प्रैक्टिस करें। हर दिन बस 5-10 नए वाक्यों में कारक पहचानने की कोशिश कीजिए। एग्जाम से ठीक पहले ये रिवीजन टेबल आपके बहुत काम आने वाला है। एक ही जगह पर सारे कारक, उनके सवाल और उनके मतलब का पूरा सार है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए, ये आपका टाइम बचाएगा। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? देखिए, सही सवाल, छोटी छोटी ट्रिक्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस से अब किसी भी वाक्य में कारक पहचानना मुश्किल नहीं होगा। अब कारक से डरना नहीं है। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी ग्रामर में अच्छे मार्क्स चाहिए? तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को एकदम आसान बनाते हैं, जिससे एग्जाम में नंबर पक्के हो जाएं। अक्सर एग्जाम में ये कंफ्यूजन होता है ना कि ये सेंटेंस सरल है, संयुक्त है या मिश्रित। अगर ऐसा लगता है तो चिंता मत कीजिए, ये सेशन खास इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जड़ से शुरू करना। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये वाक्य होता क्या है? एकदम सिंपल भाषा में शब्दों का ऐसा ग्रुप जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, बस वही वाक्य है। जैसे राम खेल रहा है, सुनते ही सब क्लियर हो गया, राइट? मतलब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अच्छा, हर सेंटेंस का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। सोचिए, एक कर्ता मतलब जो काम कर रहा है और एक क्रिया मतलब जो काम हो रहा है। ये दोनों तो होने ही चाहिए। हाँ, कभी कभी कर्म भी होता है, लेकिन कर्ता और क्रिया के बिना तो सेंटेंस अधूरा ही रह जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। जैसा नाम है वैसा ही काम, एकदम सिंपल। सरल वाक्य को पहचानना बच्चों का खेल है। इसकी बस एक ही पहचान है, इसमें सिर्फ एक मेन आइडिया, एक मेन काम होता है, बस। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, एक सीधी सपाट बात। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए, कितना क्लियर है। राम खेल रहा है, बस
राम की खेलने की बात हो रही है और कुछ नहीं, सीता पढ़ रही है। यहाँ सिर्फ सीता के पढ़ने की बात, मतलब एक सेंटेंस एक ही आइडिया, सिंपल। तो याद रखने के लिए ये छोटा सा फॉर्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। एक मेन आइडिया मतलब सरल वाक्य, बस इतना ही है। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं। सोचिए अगर हमारे पास दो सिंपल आइडियाज हों और हमें उन्हें एक साथ बोलना हो तो बस यही एंट्री होती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य मतलब जब दो या दो से ज्यादा अपने आप में कंप्लीट सरल वाक्य जुड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाते हैं। इसमें खास बात यह है कि दोनों ही आइडियाज बराबर के होते हैं, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं। और इनको जोड़ने के लिए कुछ मैजिकल वर्ड्स हैं, जैसे और, परंतु, या, तथा। एग्जाम में बस इन शब्दों को पकड़ लिया तो समझो आधा काम हो गया। ये शब्द ही हिंट देते हैं कि यहाँ दो बराबर के सेंटेंस जुड़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। राम खेल रहा है, ये अपने आप में कंप्लीट है। सीता पढ़ रही है, ये भी कंप्लीट है। अब इन दोनों को और ने जोड़ दिया और बन गया एक संयुक्त वाक्य। तो इसका भी एक सिंपल सा हैक है, दो आजाद विचार एक साथ जुड़े हुए, मतलब संयुक्त वाक्य। ओके, अब आते हैं हमारे फाइनल टाइप पर, जो सबसे मजेदार है, मिश्रित वाक्य। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें एक आइडिया मेन होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट। तो मिश्रित वाक्य में क्या होता है? एक होता है मेन सेंटेंस जो अपने आप में पूरा है, और दूसरा होता है उस पर आश्रित उपवाक्य जो अपना मतलब पूरा करने के लिए मेन सेंटेंस पर डिपेंड करता है। मतलब एक है बॉस और दूसरा है उसका असिस्टेंट। असिस्टेंट बिना बॉस के अधूरा है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं कहता हूं जब राम खेल रहा था, कुछ अधूरा सा लगा ना? मन में सवाल आया तो क्या? अब ये पूरा होता है जब हम कहते हैं तब सीता पढ़ रही थी। देखा? इसी तरह यदि बारिश होगी, ये भी अधूरा है, एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? एक मेन सेंटेंस प्लस एक डिपेंडेंट सेंटेंस इज इक्वल टू मिश्रित वाक्य। तो चलिए अब तक जो भी हमने सीखा उसे एग्जाम के लिए एक मास्टर की में पैक कर देते हैं, ताकि कोई भी सवाल आए चुटकियों में सॉल्व हो जाए। तो करना क्या है? बस इन सिग्नल्स को पहचानना है। एक आइडिया सरल, दो बराबर के आइडियाज और या परंतु से जुड़े हैं संयुक्त, और अगर एक मेन और एक उस पर डिपेंडेंट आइडिया है जिसमें जब, यदि, क्योंकि जैसे शब्द हैं, तो वो है मिश्रित। और ये रहा सबसे बड़ा एग्जाम हैक। बस ये एक लाइन रट लीजिए, सिंगल मतलब सरल, जोड़ मतलब संयुक्त, और जब, यदि मतलब मिश्रित। बस इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। इस टेबल में देखिए तीनों एक साथ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सरल मतलब एकदम सीधा, संयुक्त मतलब दो बराबर वालों का जोड़, और मिश्रित मतलब एक बॉस और एक असिस्टेंट वाला रिलेशन। तो बस अब कोई भी सेंटेंस सामने आए, मुझे पूरा यकीन है कि उसका टाइप पहचानना अब मुश्किल नहीं लगेगा। हिंदी व्याकरण की बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चीज की, पद और पदभेद। यकीन मानिए अगर ये समझ आ गया तो एग्जाम की तैयारी बहुत आसान और मजेदार हो जाएगी। अच्छा, तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, कभी सोचा है कि एक पूरा सेंटेंस आखिर बनता किन चीजों से है? कौन कौन से टुकड़े मिलकर उसे एक मतलब देते हैं? तो इसका जवाब है पद। आसान शब्दों में कहें तो सेंटेंस का हर एक वर्ड जिसका कोई रोल होता है, कोई मतलब होता है, बस वही पद है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं सेंटेंस के मेन हीरोज से, मतलब वो चीजें जिनके बिना कोई वाक्य बन ही नहीं सकता। ये हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। देखिए, ये बहुत आसान है। कोई भी शब्द जो किसी इंसान, जगह, चीज या फिर किसी आइडिया का नाम बताए, वो संज्ञा है। जैसे कि लोगों के नाम हो गए, राम या सीता, किसी जगह का नाम जैसे स्कूल, या फिर कोई भी चीज जैसे एक किताब, ये सब संज्ञा हैं। और इसको याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, नाम बताने वाला शब्द संज्ञा है ना, सिंपल। अब आते हैं सर्वनाम पर। ये वो शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पे इस्तेमाल होते हैं ताकि हमें बार बार एक ही नाम को दोहराना ना पड़े। जैसे वह, ये या कोई, ये शब्द उन संज्ञाओं की जगह ले लेते हैं जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, या जब हमें किसी खास नाम की जरूरत नहीं होती। तो सबसे जरूरी बात क्या है? सर्वनाम बस संज्ञा का एक सब्स्टिट्यूट है,
जो उसकी जगह पे काम करता है। चलिए अब आते हैं सेंटेंस के एक्शन हीरो पर, क्रिया। ये वो शब्द है जो हमें बताता है कि वाक्य में हो क्या रहा है, कौन सा काम चल रहा है। क्रियाएं एक्शन दिखाती हैं, जैसे खेलता है या पढ़ रही है। सच कहूं तो क्रिया ही किसी भी वाक्य का इंजन होती है। और क्रिया का काम क्या है? सीधी सी बात है, ये वो शब्द हैं जो हमें बताता है कि सेंटेंस में कर्म या कार्य क्या हो रहा है। तो अब जब हमारे पास सेंटेंस का बेसिक ढांचा तैयार है, तो क्यों ना इसमें थोड़े और रंग और डिटेल्स डालें। चलिए देखते हैं कैसे। विशेषण यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये हमें संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, उनकी खासियत बताते हैं। जैसे सुंदर फूल या बड़ा घर, ये शब्द उन नाउन्स में एक स्पेशल क्वालिटी जोड़ देते हैं जिनके बारे में ये बता रहे हैं। और फिर आता है क्रिया विशेषण। ये एक स्टेप और आगे जाता है, ये बताता है कि कोई काम कैसे हो रहा है, या फिर ये किसी विशेषण को भी और ज्यादा डिस्क्राइब करता है। ये हमें कैसे जैसे सवालों का जवाब देता है। जैसे वो कैसे चलता है, धीरे चलता है। वो कैसे दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। और आखिर में हम बात करेंगे उन शब्दों की जो एक सेंटेंस को गोंद की तरह जोड़ के रखते हैं, और मजे की बात यह है कि वो खुद कभी नहीं बदलते। इन्हें हम अव्यय कहते हैं। इनका रूप कभी नहीं बदलता, चाहे जेंडर, नंबर या केस कुछ भी हो, ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। शब्द जैसे और, लेकिन, जब, यहां, ये सेंटेंस के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करते हैं और बिल्कुल स्टेबल रहते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक पूरे सेंटेंस को एनालाइज करके प्रैक्टिस करते हैं। तैयार है? ये रहा हमारा एग्जाम्पल सेंटेंस। सुंदर राम धीरे धीरे बगीचे में खेल रहा है। आइए इसके हर एक पद को पहचानते हैं। यहां देखिए, सुंदर है विशेषण, राम और बगीचा है संज्ञा, धीरे धीरे है क्रिया विशेषण, में है अव्यय, और खेल रहा है हमारी क्रिया है। हर शब्द का अपना एक फिक्स काम है। तो सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम में ये सब याद कैसे रहेगा? चलिए इसके लिए कुछ बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं। ये रही एक सिंपल 6 स्टेप चेकलिस्ट। किसी भी शब्द को पहचानना हो, बस खुद से ये सवाल पूछिए और जवाब आपके सामने होगा। और ये है मास्टर निमोनिक। एक तरह से ये आपकी फाइनल चीट शीट है। बस इसे याद कर लीजिए और पद भेद में कभी कोई गलती नहीं होगी। कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातें हमें हमेशा याद क्यों रह जाती हैं? उनके शब्दों में आखिर ऐसा क्या होता है जो सीधे दिल को छू जाता है? आज हम भाषा के उसी जादू को समझने वाले हैं, एक ऐसी कला जो हमारे शब्दों में जान डाल देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जब आपको अपनी बात किसी को समझानी हो, उसे खास बनाना हो, तो आप ऐसा क्या करते हैं जिससे वो यादगार बन जाए? कोई खास तरीका अपनाते हैं? जरा सोचिए इस बारे में। तो इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही खूबसूरत और असरदार कला में, जिसे हम कहते हैं अलंकार। अलंकार असल में वो टूल्स हैं जो हमारी भाषा को सजाते हैं, उसे पावरफुल बनाते हैं और सुनने वाले पर एक गहरा असर छोड़ते हैं। तो चलिए इस खजाने को खोलते हैं। ठीक है, तो अपने इस क्रिएटिव सफर का पहला औजार उठाते हैं। ये है अनुप्रास अलंकार, जो हमारी भाषा में एक म्यूजिक, एक रिदम पैदा करता है। तो ये अनुप्रास अलंकार है क्या? बहुत ही सिंपल है। जब किसी लाइन में एक ही अक्षर या साउंड बार बार रिपीट होता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस रेपिटेशन से एक म्यूजिकल क्वालिटी आ जाती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अब ये उदाहरण देखिए जरा। सूरज, सवेरा, सुनहरा। सुन रहे हैं ना? स की आवाज बार बार आ रही है। इससे ये लाइन कितनी स्मूथ और पोएटिक लग रही है ना? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चंचल चिड़िया चराई करती है। यहाँ च अक्षर रिपीट हो रहा है, जिससे एक बड़ा ही प्लेफुल और रिथमिक इफेक्ट आ रहा है। यही तो है अनुप्रास का जादू। चलिए अब अपने दूसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये है उपमा अलंकार, जो शब्दों से मन में खूबसूरत तस्वीरें बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। उपमा अलंकार का मतलब है डायरेक्ट कंपैरिजन। जब हम किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी जानी मानी चीज से करते हैं और इसके लिए जैसे सा या की तरह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे कि ये उदाहरण देखिए। यहाँ किसी की बहादुरी की तुलना सीधे सीधे शेर से की गई है, की तरह शब्द का इस्तेमाल करके। इससे बहादुरी का लेवल तुरंत समझ में आ जाता है। ये उपमा की ताकत है।
एकदम क्लियर और असरदार। और ये वाला तो देखिए कितना खूबसूरत है। आंखों की सुंदरता को सीधे चमकते हुए मोतियों से कंपेयर किया गया है, जैसे शब्द के साथ। ये तुलना आंखों के डिस्क्रिप्शन को और भी ज्यादा जिंदा और अट्रैक्टिव बना देती है। अब टाइम है हमारे तीसरे औजार का, रूपक अलंकार। ये हमारी भाषा में गहराई और बहुत ही पावरफुल मीनिंग ऐड करता है। रूपक अलंकार भी तुलना ही है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ये ज्यादा गहरी और इनडायरेक्ट है। इसमें हम जैसे या सा जैसे शब्द यूज नहीं करते, बल्कि हम सीधे कह देते हैं कि एक चीज दूसरी चीज ही है। जैसे यहाँ लिखा है वह ज्ञान का सागर है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि उसका ज्ञान सागर जैसा है, नहीं, उसे ज्ञान का सागर ही बता दिया गया है। इससे ज्ञान की विशालता और गहराई की एक बहुत पावरफुल इमेज बनती है। एक और दमदार उदाहरण, जीवन एक संघर्ष भूमि है। यहाँ जीवन को सीधे एक बैटलफील्ड बता दिया गया है। ये रूपक लाइफ के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस को बहुत गहराई से एक्सप्रेस करता है। तो उपमा और रूपक में आखिर फर्क क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। उपमा एक डायरेक्ट तुलना है। वो कहता है ये चीज उस चीज जैसी है। लेकिन रूपक एक कदम आगे जाता है। वो कहता है ये चीज वही है। एक में समानता है, दूसरे में एक रूपता। उपमा कहता है इज लाइक, रूपक कहता है इज। बस यही फर्क है। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी औजार, मानवीकरण अलंकार। ये एक जादुई तरीका है जिससे हम बेजान दुनिया में भी जान डाल सकते हैं। मानवीकरण अलंकार वो कला है जिसमें हम नॉन लिविंग चीजों या आइडियाज को इंसानों जैसी क्वालिटीज, फीलिंग्स या एक्शन दे देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो भी हमारी तरह महसूस कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। इस उदाहरण को देखिए, पेड़ हंस रहे थे। अब हम सब जानते हैं कि पेड़ असल में हंस नहीं सकते, ये तो इंसानों का काम है। लेकिन ऐसा कहने से एक बहुत ही जिंदा और खूबसूरत सीन बन जाता है, जैसे कि पूरी नेचर ही खुश हो। और ये देखिए, समय भागता हुआ आ गया। समय तो एक आइडिया है, उसके पैर नहीं होते हैं ना, लेकिन उसे भागता हुआ कहने से हमें टाइम के तेजी से गुजरने का एहसास होता है। उसमें एक अर्जेंसी और एक जिंदगी सी आ जाती है। तो चलिए अब इन सभी औजारों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि हमने आज कौन कौन से शानदार टूल्स अपने क्रिएटिव टूलकिट में जमा किए हैं। तो ये रही एक क्विक समरी। अनुप्रास यानी साउंड का रेपिटेशन, उपमा यानी जैसे के साथ तुलना, रूपक यानी गहरी तुलना जहां एक चीज दूसरी बन जाती है, और मानवीकरण यानी बेजान को जान दे देना। ये चारों औजार आपकी भाषा को एक नया लेवल दे सकते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, ये अलंकार और इनके नियम सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है। इनका असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये औजार असल में आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स को एक पावरफुल और खूबसूरत आवाज देने के लिए हैं। इनके इस्तेमाल से कोई भी अपनी बात को ज्यादा असरदार और यादगार बना सकता है, चाहे वो लिख रहा हो या बोल रहा हो। क्या संधि और समास के जाल में अक्सर उलझन होती है? अगर हाँ, तो आज हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए मिलकर हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी पहेली को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। देखिए, अगर संधि और समास के बीच का फर्क पहचानने में मुश्किल होती है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम उलझन है, लेकिन आज के बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संधि के रहस्य को समझेंगे। बस एक बात याद रखनी है, संधि का पूरा खेल ध्वनि का है, यानी आवाज का जादू। तो संधि में होता क्या है? असल में जब दो शब्द पास आते हैं तो उनकी ध्वनियां, उनकी आवाजें आपस में मिल जाती हैं और एक नई ही ध्वनि बना देती हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे संधि दो शब्दों को एक साथ चिपकाना है और संधि विच्छेद उसी चिपके हुए को वापस अलग करना है। संधि के बारे में ना ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, इसमें हमेशा और हमेशा ध्वनि बदलती है। दूसरी, शब्दों का जो असली मतलब है वो लगभग वही रहता है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। और तीसरी, इसका मकसद है हमारी भाषा को बोलने में और भी मीठा और आसान बनाना। चलिए इस जादू को असल में देखते हैं। शब्द हैं राम और ईश। अब ध्यान से सुनिए, राम, ईश, रमेश। सुना? राम का अ और ईश का ई मिलकर ए बन गए। वाह, यही तो है संधि का कमाल। एक और उदाहरण देखिए, देव और आलय। यहां भी देखिए,
देव के आखिर का अ और आलय का आ मिलकर एक लंबी आ की ध्वनि बना रहे हैं, और शब्द क्या बना? देवालय। ये जुड़ाव बोलने में कितना आसान कर देता है ना? और यहां भी बिल्कुल वही जादू काम कर रहा है। महा और विद्यालय अलग अलग बोलने से अच्छा है महाविद्यालय एक ही फ्लो में बोल देना। यही तो हमारी भाषा की असली सुंदरता है। तो सबसे जरूरी बात क्या सीखी हमने? जब भी संधि की पहचान करनी हो तो हमेशा शब्द की ध्वनि पर, उसकी आवाज पर ध्यान देना है। अगर आवाज बदल रही है तो वो पक्का संधि है। अच्छा, तो अब हमने ध्वनि का खेल तो समझ लिया है, तो चलिए अब चलते हैं अर्थ के संयोजन की दुनिया में, यानी समास की दुनिया में। समास में हम शब्दों की आवाज से नहीं बल्कि उनके मतलब से खेलते हैं। यहाँ दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर एक बिल्कुल नया, एक अनोखा मतलब बनाते हैं, और जब इन शब्दों को अलग करते हैं तो उसे कहते हैं समास विच्छेद। अब समास की खासियत क्या है? पहली, इसमें हमेशा एक नया अर्थ, एक नया मीनिंग बनता है। दूसरी, शब्दों की अपनी जो ध्वनि होती है वो ज्यादातर वैसी की वैसी ही रहती है। और तीसरी, इसका असली मकसद है भाषा को छोटा और दमदार बनाना, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात कहना। उदाहरण देखिए, राजा और पुत्र मिलकर क्या बना? राजपुत्र। यहां राजा और पुत्र की ध्वनियां तो नहीं बदली, है ना? बल्कि राजा का पुत्र कहने की लंबी बात को हमने छोटा और पावरफुल बना दिया, राजपुत्र। बिल्कुल इसी तरह जल और पात्र मिलकर जल पात्र बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जल के लिए पात्र। देखिए, दो अलग अलग शब्दों ने मिलकर एक नई चीज का नाम ही बना दिया। और ये वाला उदाहरण देखिए, विद्या और आलय ये मिलकर बनाते हैं विद्यालय, यानी विद्या का घर। देख रहे हैं, हर बार दो अलग अलग आइडियाज मिलकर एक नया सिंगल आइडिया बना रहे हैं। तो समास के लिए सबसे जरूरी टिप क्या है? हमेशा शब्दों के जुड़ने से जो नया अर्थ बन रहा है उस पर ध्यान देना है। अगर एक नया, छोटा और मजेदार अर्थ निकल रहा है तो वो समास है। तो अब है असली मुकाबला। चलिए संधि और समास को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि कौन क्या है और क्या नहीं है। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देगी। संधि में क्या बदलता है? ध्वनि। और समास में अर्थ। संधि का मकसद है बोलना आसान बनाना, जबकि समास का लक्ष्य है एक नया छोटा सा अर्थ बनाना। कितना आसान है ना? और अब वो सबसे बेहतरीन ट्रिक, वो अल्टीमेट ट्रिक जिससे ये कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये वो ट्रिक है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। सोचिए, संधि है ध्वनि की शादी, जहां दो आवाजें मिलके एक हो जाती हैं, और समास है अर्थ की शादी, जहां दो मतलब मिलके एक नया परिवार, मतलब एक नया अर्थ बनाते हैं। है ना कमाल की ट्रिक? तो अगली बार जब भी कोई शब्द दिखे तो बस ये दो कदम उठाने हैं। पहला कदम, क्या आवाज बदली है? अगर हां तो ये संधि है। अगर नहीं तो दूसरा कदम, क्या कोई नया मतलब बन रहा है? अगर हां तो ये समास है। हिंदी बोलते या लिखते समय क्या कभी ऐसा लगा है कि बात में वो दम नहीं आ रहा जो आना चाहिए? इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है शुद्ध और अशुद्ध भाषा का फर्क। तो आइए आज इसी को समझते हैं ताकि हम सब अपनी भाषा को और भी निखार सकें। तो सवाल ये है कि अपनी बात को लोगों तक एकदम साफ और सही तरीके से पहुंचाने के लिए क्या किया जाए? अगर ये सवाल मन में उठता है तो समझिए कि इसका जवाब यहीं मिलने वाला है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शुद्ध भाषा आखिर है क्या? इसे एक तरह से प्रभावशाली बातचीत की नींव भी कह सकते हैं। देखिए, शुद्ध भाषा का मतलब बड़ा सीधा सा है। व्याकरण, शब्द और वाक्य सब कुछ अपनी सही जगह पर हो। जब ऐसा होता है ना, तो भाषा एकदम पानी की तरह बहती है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होती, और जो भी कहा जा रहा है वो आसानी से समझ आ जाता है। तो शुद्ध भाषा की कुछ खास पहचान होती हैं। इसमें व्याकरण के नियमों का पूरा पालन होता है, हर शब्द का एक ही साफ मतलब निकलता है, और वाक्य भले ही सिंपल हों पर अपना पूरा असर छोड़ते हैं। कुल मिलाकर ये सुनने और पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। जरा इस उदाहरण को देखिए। वाक्य है, मैं कल स्कूल जाऊंगी। यहाँ मैं यानी कि कर्ता, स्कूल यानी कर्म, और जाऊंगी यानी क्रिया, सब एक पजल के टुकड़ों की तरह अपनी एकदम सही जगह पर बैठे हैं, और इसीलिए इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी कि अशुद्ध भाषा। इसे समझना भी उतना ही जरूरी है।
ताकि हम उन आम गलतियों से बच सकें जो अक्सर हमारी भाषा की खूबसूरती को कम कर देती हैं। तो ये अशुद्ध भाषा वो है जहां शब्दों, व्याकरण या वाक्यों की बनावट में कोई ना कोई गड़बड़ होती है। ऐसी भाषा, आप समझिए, एक उबड़-खाबड़ सड़क जैसी होती है, जहां सुनने वाले को अर्थ समझने में ठोकर लगती है और बात अक्सर उलझ कर रह जाती है। और इसे पहचानना, सच कहूं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर व्याकरण के नियम तोड़े जा रहे हों, सही जगह पे गलत शब्द इस्तेमाल हो रहा हो या फिर वाक्य सुनकर ही कुछ अटपटा सा लगे, तो ये साफ इशारा है कि भाषा में कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि है। अब उसी पिछले उदाहरण को गलत तरीके से देखते हैं। यहाँ लिखा है, मैं कल स्कूल जाऊं। अब मैं के साथ जाओ का इस्तेमाल व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये सुनते ही कानों में खटकता है ना? और इसने वाक्य का पूरा मतलब ही गड़बड़ा दिया। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा। अब क्यों ना इन्हें एक साथ रखकर देखें, ताकि इनके बीच का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो सबसे जरूरी और बुनियादी बात यही है, शुद्ध भाषा का मकसद है स्पष्टता, यानी अपनी बात को साफ साफ कहना। वहीं अशुद्ध भाषा कन्फ्यूजन पैदा करती है, जिससे बात का असली मतलब ही कहीं खो जाता है। अब ये जो टेबल है, ये सब कुछ एक जगह पर ले आती है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि व्याकरण से लेकर शब्दों के इस्तेमाल और वाक्य बनाने तक शुद्ध भाषा में सब सही और साफ है, जबकि अशुद्ध भाषा में वही चीजें गलत और भ्रमित करने वाली हो जाती हैं। ये टेबल एक बेहतरीन समरी है ना? एक और बहुत ही आम गलती का उदाहरण देखते हैं। शुद्ध वाक्य है, राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया। यहाँ ये जो ने है ना, ये उस पुल के पत्थर की तरह है जो पूरे वाक्य को जोड़ता है। इसके बिना, जैसा कि अशुद्ध वाक्य में है, ये पुल टूट जाता है और वाक्य अधूरा सा लगता है। इस आखिरी उदाहरण पर भी एक नज़र डालते हैं। खेल रहा है, ये हमें बताता है कि काम अभी चल रहा है, ये सही तरीका है। जबकि खेलत है क्रिया का एक पुराना या कह लीजिए क्षेत्रीय रूप है, जो आज के मानक हिंदी में अशुद्ध माना जाता है। और यही छोटी छोटी गलतियां भाषा को कमज़ोर बना देती हैं। चलिए, अब कुछ ऐसे आसान से नियमों की बात करते हैं जो हमारी भाषा को शुद्ध बनाए रखने में मदद करेंगे। इन्हें आप एक तरह की टूल किट समझ सकते हैं, जिसका इस्तेमाल रोज किया जा सकता है। ये है सबसे ज़रूरी फॉर्मूला, इसे हमेशा याद रखिए। सही शब्द और सही व्याकरण, अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो भाषा अपने आप शुद्ध और प्रभावशाली हो जाती है। ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। जब भी कोई वाक्य कानों को अजीब लगे तो सबसे पहले उसके व्याकरण और शब्दों पर ध्यान दें। ज़्यादातर गलतियां इन्हीं दो जगहों पर छिपी होती हैं। तो फिर करना क्या है? पहला कदम व्याकरण पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तो भाषा की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, सही मतलब के लिए सही शब्दों को चुनना। तीसरा, वाक्यों को सरल और स्पष्ट रखना ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, बोलने या लिखने से पहले बस एक पल के लिए सोचना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है। आज जो कुछ भी सीखा है, उसके आधार पर वो पहली कौन सी चीज हो सकती है जिससे कोई भी अपनी हिंदी में सुधारना शुरू कर सकता है? याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी भाषा को और ज्यादा सुंदर बना सकता है। अपनी हिंदी को और भी बेहतर और असरदार बनाना चाहते हैं तो आज हम 3 ऐसे जरूरी टॉपिक्स को समझने वाले हैं जो भाषा की नींव को एकदम मजबूत कर देंगे। ये हैं अव्यय शब्द, मात्रा और हाँ, त्रुटि सुधार। तो चलिए सीधे एक आम कंफ्यूजन से शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर लिखे इस सेंटेंस को देखिए, राम अपना गृह कार्य किया। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है ना? ऐसा लगता है जैसे इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए, ऐसी गलतियां होना तो सीखने की प्रोसेस का एक नॉर्मल सा हिस्सा है, तो घबराने की बात नहीं है। आज हम इन्हीं आम गलतियों के पीछे छिपे 3 आसान से सीक्रेट्स जानेंगे ताकि लिखने और बोलने में पूरा कॉन्फिडेंस आ सके। तो हमारा पहला सीक्रेट या कह लें पहला पिलर है अव्यय शब्द। इन्हें अपने सेंटेंस का एंकर मतलब लंगर समझ लीजिए। ये वो शब्द होते हैं जो भाई कभी नहीं बदलते और वाक्य को एक मजबूत बेस देते हैं।
तो सवाल यह है कि अब ये शब्द आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में इन्हें हिंदी ग्रामर की चट्टान कह सकते हैं। मतलब ये वो शब्द हैं जो लिंग, वचन या कारक कुछ भी बदल जाए ये टस से मस नहीं होते, अपने रूप में एकदम फिक्स रहते हैं और यही वाक्य को एक सॉलिड मीनिंग और डायरेक्शन देते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है नहीं। जैसे इस वाक्य में मैं नहीं जाऊंगी, यहां पर नहीं सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, मैं, तुम, वो, नहीं शब्द कभी नहीं बदलेगा, है ना सिंपल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं भी। जैसे राम भी आया। इस भी से पता चलता है कि कोई और तो आया ही, साथ में राम भी आ गया। ये जो भी है ना, ये हमेशा भी ही रहता है, बदलता नहीं। अब बारी है केवल की। यह केवल तुम्हारा है। ये शब्द क्या कर रहा है? ये मतलब को लिमिट कर रहा है, एक तरह से पक्का कर रहा है कि भाई ये किसी और का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। और अव्यय का हमारा आखिरी एग्जाम्पल है हमेशा। जैसे वह हमेशा सच बोलता है। इससे पता चलता है कि काम लगातार होता है। तो देखा, ये शब्द वाक्यों की कितनी मजबूत नींव बनाते हैं और मतलब को एकदम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, तो अब जब वाक्यों की नींव समझ ली है तो क्यों ना उनकी धुन पर भी ध्यान दिया जाए। तो चलिए अब अपने दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं और वो है मात्रा। इसे आप भाषा का म्यूजिक भी कह सकते हैं। सोचिए, जैसे म्यूजिक में सुर जरूरी होते हैं, ठीक वैसे ही हिंदी में मात्राएं शब्दों को सही आवाज और सही मतलब देती हैं। तो ये मात्रा आखिर है क्या चीज? ये बस एक सिंबल है, एक निशान जो हमें बताता है कि किसी स्वर की आवाज को कितना लंबा खींचना है, छोटा या लंबा। और सही बताऊं तो यही हिंदी के करेक्ट प्रोनंसिएशन का बेस है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। देखिए, क म ल में अ की कोई अलग से मात्रा नहीं दिखती, क्योंकि वो आवाज हर व्यंजन में छुपी होती है। लेकिन जैसे ही हम आ की मात्रा लगाते हैं, आवाज लंबी हो जाती है। राम। अब ई और ई का मैजिक देखिए। छोटी ई की मात्रा से बना सितार, एक छोटी तेज आवाज, और वहीं बड़ी ई की मात्रा से बनता है रीता, एक लंबी खिंची हुई आवाज। स्वरों का यही उतार चढ़ाव ही तो हिंदी को इतना म्यूजिकल बनाता है। और अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और फाइनल पिलर पर, त्रुटि सुधार। और सुनिए, ये सिर्फ गलतियां ढूंढने का काम नहीं है, बल्कि ये तो अपने लिखने के तरीके को तराश कर उसे शीशे की तरह चमकाने की एक कला है। तो त्रुटि सुधार का सीधा सा मतलब है अपनी गलतियों को पहचानना, समझना और फिर उन्हें ठीक करना, ताकि हमारी राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो सके। और ये होगा कैसे? प्रैक्टिस से। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं कल स्कूल जाऊं। ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। मैं के साथ क्रिया का सही रूप लगना चाहिए। तो अगर कोई लड़की बोल रही है तो होगा जाऊंगी, और अगर लड़का है तो जाऊंगा। देखा, ये छोटा सा बदलाव सेंटेंस को फौरन सही कर देता है। और ये लीजिए, आ गया हमारा शुरू वाला सेंटेंस। राम अपना गृह कार्य किया। ये अधूरा सा और अजीब सा लगता है। सही और पूरा वाक्य क्या होगा? राम ने अपना गृह कार्य पूरा किया। यहां पर ने और पूरा किया लगाने से वाक्य में सही मतलब और एक फ्लो आ जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा खेल मैदान में खेलत है। इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर और वर्ब दोनों ही गलत हैं। सही वाक्य होगा, बच्चा खेल के मैदान में खेल रहा है। अब ये ग्रामर के हिसाब से भी सही है और सुनने में भी बिल्कुल नेचुरल लगता है। तो करेक्शन का प्रोसेस क्या है? बहुत ही आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, गलती को पकड़ो। स्टेप 2, समझो कि गलती है कहाँ, ग्रामर में, शब्द में या मात्रा में। और स्टेप 3, सही सेंटेंस लिख दो। ये 3 स्टेप प्रोसेस बहुत काम का है। तो हमने अपने तीनों पिलर्स अव्यय, मात्रा और त्रुटि सुधार को अच्छे से समझ लिया है। अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं, जिससे हमें एकदम परफेक्ट हिंदी लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा। ये चार्ट हमारी आज की पूरी लर्निंग का निचोड़ है, एक तरह की चीट शीट। बस इतना याद रखना है, अव्यय स्टेबिलिटी लाते हैं, मात्राएं सुर देती हैं और त्रुटि सुधार राइटिंग को चमकाता है। इस एक स्लाइड से जब चाहें इन तीनों जरूरी रूल्स को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो आखिर में बस यही कहना है कि इन 3 पिलर्स पर अगर मास्टरी कर ली तो आपकी हिंदी सिर्फ सही नहीं बल्कि सुंदर और असरदार भी बन जाएगी। तो बस सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी भाषा को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निखारते रहिए।